योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही. हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडून. कल मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत परम पूजनीय सरसंघचालक संत रोहिदास जयंती के कार्यक्रम में बात कर रहे थे. उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया. पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है. उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ. उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर. इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है. कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है. शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का. तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए. नमस्कार. देखिए, मोहन भागवत जी जब भी कुछ बोलते हैं तो खबरें बनती हैं और देश का जो मीडिया है मोहन भागवत को ऐसे ही लपकता है जैसे नरेंद्र मोदी को लपकता है. लेकिन इस बार जो जिस मुद्दे पर लेकर वो लपके गए हैं उसे लेकर सभी जगह डिबेट चल पड़ी है कि असल में उन्होंने कहा क्या था. और लोग शब्दों पर जा रहे हैं, उसके भाव पर नहीं जा रहे हैं. बहुत सारी चीजें इसके पीछे चल रही हैं. उन्होंने एक जगह जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने जो क्या कहा था, उन्होंने मराठी में बोले हैं वो एक कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा कि जातियां पंडितों की देन है, ईश्वर एक है और उसने सबको एक समान पैदा किया है, कोई भेदभाव नहीं किया. पंडितों ने जाति वर्ण का विभेद पैदा किया. तो इस तरीके से अब इस पंडित शब्द को ले लिया गया है ब्राह्मण पे कि साहब ब्राह्मणों के लिए भला बुरा कह दिया उन्होंने. और इस मुद्दे को लेकर आगे समय में जैसे अब देश में माहौल जातीय जनगणना का बन रहा है जी. यूपी के चुनाव में पिछले दिनों हमने देखा था ब्राह्मण और ठाकुर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई थी. तो बहुत सारी चीजें एक के बाद एक कड़ी से जुड़ जा रही और इस मुद्दे पर कोई हर इंसान अगर अपनी ओपिनियन देना चाहे तो उस पर आप आसानी से भरोसा नहीं कर सकते. मैं लेकिन जिन पर भरोसा करता हूं स्क्रीन पर आपके सामने है निशित जोशी और वरिष्ठ पत्रकार. सभी कोई हिंदुस्तान का बड़ा अखबार नहीं है जहां पर संपादकीय में ना रहे हों, बड़े पदों पर ना रहे हों. इस समय देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं. नमस्कार सर, वेलकम आपका. नमस्कार, धन्यवाद हर्ष जी. बहुत छोटा सा अपना पत्रकार हूं मैं, एक ट्रेनी हूं आज भी. सर, इंसान हमेशा ट्रेनी रहता है. हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रोज नई चीजें सीखते हैं इसमें भी, और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ. सर ये बताइए, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? यहीं से शुरुआत कीजिए सर. चलिए, अब मैं नाम से ही स्टार्ट करता हूं. नाम उनका क्या है? मोहन, यानी भगवान. वो जब बात कहते थे मुस्कुरा के कहते थे, लोग तरह तरह का अर्थ निकालते थे. जैसी बुद्धि, जैसी सोच, जैसी पढ़ाई, वैसा अर्थ. तो अब अगर उन्होंने पंडित कहा है तो सबसे पहले पंडित शब्द का अर्थ क्या है ये जानना पड़ेगा. पंडित शब्द आया कहां से ये जानना पड़ेगा. पंडित शब्द जो है पंडित शब्द से आया है. पंडित का अर्थ है विद्वान, जानकार, नॉलेज रखने वाला. तो नॉलेज रखने वाला कोई भी हो सकता है. नॉलेज रखने वाला तो मैक्स मुलर भी था, और नॉलेज रखने वाला एक संगीत का मर्मज्ञ भी होता है. ब्राह्मण और पंडित में जमीन आसमान का फर्क है जी. ये कालांतर में मिक्सअप हो गया.
नहीं तो कहले पंडित, पंडित जैसा शब्द, तो पंडित का अर्थ ही विद्वान है। अगर आप कोई संस्कृत पढ़े, दिक्कत असली हर्ष भाई क्या हो गया है कि लोग पोथी पढ़, वो एक कहावत भी है, पोथी पोथी पढ़, क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी पंडित का ही सेंस लिया गया है। संकट क्या है कि लोग संस्कृत के शब्दों को अपनी ओर से उसका अर्थ निकालने लगे हैं। जैसे एक शब्द है गौ, और एक शब्द आया है गौ मांस भक्षणम जी। उन्होंने कैसा, अरे मूर्खो, पहले गौ का अर्थ समझो। गौ का अर्थ है इंद्रियां। जो योगी ऋषि मुनि थे वो अपनी इंद्रियों का भक्षण करते थे। कैसे? वो अपनी जीभ को पलट के, जो जीभ का जो टोआ होता है उसको, उसका मुख गौमुख की तरह होता है, उसमें लगा देते थे, खिचड़ी सिद्ध हो जाती थी। इसको गौमांस भक्षणम कहा गया। ऐसे ही इसका अर्थ निकाल लिया पंडित भी ने, ब्राह्मण। किसी ने पढ़ा है, किसी ने संस्कृत पढ़ी है, तो बस मूर्खता की बात है। जो कहा, कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे दौड़ रहे हैं, मूल में नहीं जा रहे। मूल में जाओगे तो मिलेंगे तथ्य और सत्य। आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। जी, मैं यही पूछ रहा था कि इस बयान के पीछे, वैसे तो जब मैंने इसको सुना, हालांकि मराठी में था, मैंने इसका पूरा वीडियो भी देखा आपसे बात करने से पहले, मैं उसमें ज्यादा नहीं समझ पाया। अगर आप इसे समझ पाए हो तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए साहब, अभी एक आप बात कह रहे थे, कबीरदास जी ने एक बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय। अरे 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जी जी, यही यानी पंडित, वो कहीं ब्राह्मण नहीं कह रहे, पंडित कह रहे हैं। पंडित एक्सपर्ट भी सब्जेक्ट का, ये ज्ञान से है ये जुड़ी हुई चीज, नॉलेज। और हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था तो कहीं रही, हमारे वैदिक काल में जाति की व्यवस्था तो रही नहीं जी। मैं जब अध्ययन कर रहा था, आपसे बातचीत होने के बाद मैंने भी स्टडी की, तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और उन विद्वान रहे हैं विंस्टन आर्थर स्मिथ जी हैं। और भारतीय इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन 1914 में छपी थी, क्लैरेंडन प्रेस से, 1914 में जी। 1920, ये जून 1845 में पैदा हुए थे, 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। वो क्या कहते हैं? वो लिखते हैं, आई डू नॉट फाइंड एनी इंडिकेशन ऑफ कास्ट इन द रिक टाइम्स, मैनकाइंड सिंपली एंड रफली अंदर 4 हेड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। अपने कर्मों के आधार पे उनका बंटवारा होता था। ये तो हम लोगों ने भी सबने पढ़ाई है वास्तव में जी। अभी एक किताब चल रही है 11th में एनसीईआरटी की जी, ये माखनलाल की है। इसमें भी यही बात कहा गया है कि व्यवसाय की छूट थी उस समय, और वो व्यवसाय बदल सकते थे। इसका अर्थ हमने व्यवसाय को जाति से जोड़ दिया है ना आज की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और आरसी दत्त भी यही बात कहते हैं। आरसी दत्त रहे आपके ये दादा भाई नौरोजी के समकालीन। इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसा हो इंडियन इकोनॉमिक, उसके परिकल्पना उन्होंने की थी जी। तो वो भी यही कहते हैं कि कहीं भी जात का कोई वो नहीं था। आया कहां से? एक तो मौर्य काल में जनगणना होती थी। जनगणना कैसे होती थी? उसमें गिनते टैक्स लेने के लिए जी, यानी कर लेने के लिए कितने बढ़ई हैं, कितने, एक तो वहां से आया। दूसरा, किस प्रोफेशन में कितने लोग हैं जी, कर वसूली के लिए होती थी जी। दूसरा क्या हुआ, ब्रिटिश काल में डिवीजन करने के लिए ये जनगणना हुई। और इसके पीछे दिमाग किसका था? मैकाले का। मैकाले क्या बनाना चाहता था? बैबून्स। उन्होंने भारतीयों को बैबून बना दिया
जैसे हम डबरू, यानी उन्होंने अंग्रेजी मानस इतना डाल दिया हमारे अंदर, आज वही हो रहा है। सर वही उससे सोच तो रहे हैं। उनकी तो बनाई हुई इंग्लिश पद्धति से आज तक नहीं निकल पाया हिंदुस्तान। जी नहीं, तो असली दिक्कत क्या है, हम मैकाले की पद्धति के पढ़े लोग, मैकाले ने मालूम है क्या किया, फारसी और संस्कृत के कॉलेजों स्कूलों को बंद कराया, इंग्लिश सिस्टम लाया, क्योंकि चलाना था, ब्रिटिश का राज चलाना था, उन्होंने वैसे मानस पैदा किए। इत्तेफाक से वही मानस हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, उसी तरह सोच रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं। मूल में कोई जाता नहीं, स्टडी करता नहीं। अरे ऋग्वेद में जाओ, कहां है जाति, कर्म आधार था। और अगर जाति होती तो सब विश्वामित्र एक थे, कौशिक थे, क्षत्रिय थे, वो ब्रह्म ऋषि कैसे बन जाते। इत्तेफाक से मैं कौशिक गोत्र का हूं, मुझको ब्राह्मण लोग कहते हैं। अगर मेरे में ब्राह्मणत्व हो तब मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण उस समय जो विद्या देता था वो ब्राह्मण था। जी जी। जो युद्ध करता था वो क्षत्रिय था। जो यानी व्यापार करता था वो वैश्य था। और बड़े से बड़ी घराने के लोग जो नीच कर्म करते थे, शराब पीते थे, वैश्यागमन करते थे, अगर मानव शरीर को आप डिवाइड कर लीजिए 4 पार्ट में, बुद्धि का काम ब्रेन करता है तो ब्राह्मण हो गया, युद्ध हाथ से करता है क्या हो गया, क्षत्रिय। जंघा पेट का भाग क्या हो गया, हिसाब किताब करता, खाया नहीं खाया, दिया नहीं दिया, दिया। और पैर आपको किसी भी गलत रास्ते पे ले जाते हैं, सही रास्ते पे ले जाते हैं। ये व्यवस्था थी। मुझे लगता है कि शरीर के इसी क्रम में इनको शीर्ष वो भी दिया गया है, वो सबसे ऊपर, फिर वो उस तरह का भी क्रम है इसमें। है, अगर वैदिक काल में जाओगे आपको यही क्रम मिलेगा जी। अब उनको छोटा सा स्वार्थ है कि मेरा वोट बैंक, देश, उनको मतलब नहीं। जो अंग्रेजों ने किया, तोड़ा देश को, वही वो भी कर रहे हैं छोटे से स्वार्थ के लिए। नहीं तो अब मुझे बताइए आप, एक चीज शुरू हुई रिजर्वेशन। मैं आज शोषण की बात बता दूं। मिस्टर ए को शोषण मिला, को रिजर्वेशन मिला, उसके बेटे को मिला, उसके बेटे के बेटे को मिला, उसके आसपास के सब लोग तो ठगे रह गए। तो वहां पे पंडित कौन हुआ, वहां शोषक कौन हुआ? जी। यूपी में चले जाइए, मुलायम सिंह यादव के परिवार को सिर्फ यादव ही मिले। कौन शोषक वर्ग हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने तो ऐसा नहीं किया, इत्तेफाक से वो ब्राह्मण भी नहीं थे। तो शोषक वर्ग है वो यहां नहीं है, वो आपको ब्रिटेन में भी मिलेगा, वो आपको अमेरिका में भी मिलेगा, सब जगह। और जहां तक पंडित की बात है तो पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, मीन्स किसी चीज का एक्सपर्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, यानी पंडित नाम लगा वहां क्या हो गया, उस्ताद जी। इससे प्रमाणित हो रहा है कि एक्सपर्टी की बात हो रही है। तो अब आगे आप जैसे विद्वान लोग बताएं। नहीं सर, इसमें दरअसल क्या है, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पत्रकार है नोएडा के, वो हमारे शो पे आए थे और जातीय जनगणना को लेकर सर उसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी उनसे। तो उन्होंने इसको जो इस तरह से डिफाइन किया था, बड़े बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने समझाया था कि उन्होंने कहा था कि हर्ष जी देखिए, मोदी, बीजेपी, इन सबका एजेंडा है हिंदुत्व, और हिंदुत्व का जो मुद्दा है इनका, वो इतना गाढ़ा हो गया है कि विपक्ष को उसके पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक कहते हैं कि एक लकीर खींच दी है मोदी ने। अब कोशिश इन लोगों की ये है, जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं बिहार में जातीय जनगणना, कि हिंदुत्व की लकीर के सामने जातियों की एक लंबी लकीर खींच दी जाए, जिससे हिंदुत्व की लकीर उसके सामने बौनी हो जाए। हिंदुओं में एक तरह का जो बिखराव है वो उसे डालने की कोशिश की गई। और ये बात अखिलेश यादव भी समझ गए हैं, क्योंकि वो भी पूरे जोर लगा चुके, पिछले 7 साल में उनसे कुछ हुआ नहीं है और उन्हें लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे भी उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप भी क्या समझते हैं कि इसमें जो राजनीति चल रही है
वो उसी लाइन पर चल रही है जिस लाइन पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। एकदम सही है। ये लोग समाज तोड़ो, समाज तोड़ो, जो कभी ब्रिटिशर्स बस उसी उसी राह पे चल गए हैं। तो इनका मानस भारतीय मानस नहीं है। इनकी एजुकेशन जो है वही मैकाले के पद्धति से हुई है ना, तो निकलेगा क्या? देखिए, हमारा आपका एक ब्रेन कंप्यूटर, मोबाइल में जो फीड करेंगे वही निकलेगा। इस ब्रेन में जो फीड किया आउटकम वही आ रहा है। अगर गुरुकुल प्रणाली में वो होता, अध्ययन कराया जाता, तो आज ये सब नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व पे काम करते थे, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते थे। यहाँ क्या हो रहा है? हम बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जी। इसके पहले भी जब जब समाज को तोड़ा गया, आज की बात नहीं, लगातार समाज को तोड़ा गया, टूटते 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 हम कहाँ आ गए? समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए। और जाति जनगणना से समाज टूटेगा। और मेरे ख्याल से जहां वो बात आ रही है रामायण वाली ना, मानस पे, मैं उसी पे आने वाला था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। शुरुआत का कारण यही है कि किसी भी तरह तोड़ो। मुझे लगता है कि वो जो पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, वो एक तरह से एक हवा में एक ब्लाइंड थ्रो किया गया था कि उसे कौन लपकता है कौन नहीं। फिर उसके बाद तो लोग दौड़ पड़े। अब तो यूपी में शुरू हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, फलाना ढिमका, उन्हें जस्टिफाई करने लगे। समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो प्रवक्ता है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका वीडियो आ गया कि मैं भी, हाँ, पल्लवी पटेल का बयान आया जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था कि मैं भी कुछ शब्दों को लेकर रामचरितमानस से एग्री नहीं करती। रामचरितमानस पे अब इन लोगों को आपत्ति होने लगी। देखिए, ये एजेंडा सेट करने की बात है जी। कबीर ने क्या क्या कहा है नारी के लिए? पढ़िए कबीर को। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के जो मंत्री बोल रहे हैं, चंद्रशेखर क्या नाम उनका, मुझको याद नहीं आ रहा, चंद्रशेखर भाई साहब, कबीर की बात कर लें आके कि कबीर ने नारी पे क्या क्या कहा है और नारी क्या है। पहले तो नारी क्या है इस पे आ जाए। ये जो विज्ञान में, तो विज्ञान भी मानता है कि हमारे आपके अंदर दो भाव हैं, जो ज्यादा हो गया वो पुरुष बन गया या नारी बन गया। पहले उस सब्जेक्ट पे तो आओ, उस सब्जेक्ट पे जाके अध्ययन करना। यही वही है कि किसी तरह, अच्छा मैं कहता हूं किसी और धर्म की किताब में ऐसी बातें लिखी हुई कह के देखें, क्यों नहीं कहते? उनको मालूम है इतने उग्र लोग हैं। बताइए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात को सही दिखाने के लिए रामचरितमानस की कॉपियां चलवाई जा रही हैं सर। एक बार आपको याद होगा कि गुरु ग्रंथ साहब की कुछ प्रतियां वो बिखरी हुई मिल गई थी, वहां क्या बवाल हुआ था पंजाब में। हिंदू कितना सहिष्णु है, जलाते रहो, क्या फर्क पड़ेगा जी। तुम खुद उसके ताप में भस्म हो जाओगे। क्योंकि राम तो केवट के भी हैं, तो बिल्लगुराज के भी हैं, तो शबरी के भी हैं, है ना। मानस की बात आप करते हो। रामचरितमानस कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, किसके लिए वो बातें कही गई? भाई, आपको संदर्भ के साथ आना चाहिए ना। संदर्भ विहीनता में तो एकदम अनर्थ हो जाएगा। वो संकट है। लेकिन ये समाज बहुत समझदार हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, और जिनको अभी तक आपने पढ़ाया लिखाया ने बहका दिया, वो लोग नहीं रहे। ये तो एक नेता थे, मेरे ख्याल से, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा, वो कहते थे इंदिरा जी ने बिजली की शक्ति निकाल ली है। ये हरियाणा का था, नाम नहीं आता। तो बिजली, पानी से सिंचाई हो, बिजली की शक्ति निकाल ली है, पानी से बिजली बनाया। अच्छा, तो बिजली की तो निकाल ली, अब तुम्हारे यहाँ सिंचाई में क्या काम आएगा? ऐसे तर्क दिए जाते थे। मैं बचपन मैंने उनका पढ़ा था, तो मैं उनको भूल रहा हूँ क्या नाम था। तो ऐसे ही तर्क ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, मैं सर इन चीजों को देखने के साथ साथ मैं हमारे में मीडिया को भी देखता हूँ
कि मीडिया में, देखिए मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको कि मीडिया में इस तरह के अज्ञानी लोग इस समय आ गए हैं कि वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि आज इसने बयान दिया, आज इसने बयान दिया, दोनों को मिला के खबर छाप दी, बीच में जो एनालिसिस है अपना वो कोई कुछ है नहीं। क्यों? उन्हें बेसिक जानकारी ही नहीं है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, नवभारतटाइम्स.com पे एक खबर चल रही है कि ये जो बयान है मोहन भागवत का, ये कहीं मोदी के लिए बैकफायर ना कर दे, ये ना हो जाए, मतलब इस तरह का एनालिसिस तो कर लेंगे कि बैकफायर ना कर जाए, 2024 तक तो पहुंच जाएंगे, अभी 1.5 साल जहां बाकी है, लेकिन अब वास्तव में वो जो कहा गया है उसका एनालिसिस कर लें, इतना कुव्वत अब किसी में बची नहीं है सर, हकीकत बात है ये। आपने पता नहीं सियार की आवाज सुनी है कि नहीं? एक हुआ करता है तो सब हुआ हुआ हुआ। तो हम उस काल में आ गए, पत्रकारिता के उस काल में आ गए, एक ने हुआ हुआ कहा और सब हुआ हुआ शुरू हो जा रहे हैं, कोई मूल तत्व पे नहीं जा रहा। संकट ये है, मुझको खुद तकलीफ होती है। मैं पत्रकारिता में अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ के आया था, अच्छा खासा मैं बैंक में एज ए पीओ सेलेक्ट हो गया था, नहीं गया, चैलेंज होता था कि साहब मैं बनूंगा पत्रकार। ऐसे लोग आ रहे हैं, अध्ययन नाम की चीज ही नहीं, सीखना भी नहीं चाहते, तो क्या होगा? और उनका गुरु कौन है? गूगल बाबा। अरे आप जाइए, बुक्स को कंसल्ट कीजिए, आपको जानकारियां मिलेंगी। गूगल में तो मैंने जो डाल दिया वही गूगल बताएगा। जी जी जी, गूगल तो दरअसल एक माध्यम है सर, गूगल हाँ। पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। गूगल पे एक चीज को लेकर ABCD को आप CAB भी लिखा मिलेगा, आपको DAC भी लिखा मिलेगा, वो तो जितनी तरह की ओपिनियन है वो तो सबको एक जगह एकत्र करने का एक टूल है। गूगल पे तो ज्यादा निर्भरता हो रही है। मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि कई बार हो क्या रहा है कि इंग्लिश की खबर को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए गूगल में डाल देते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देता है सर। हमने देखा है, एक बार एक खबर छपा था, इस सारस के गिरने से मौत हो गई, क्रेन के गिरने से। इत्तेफाक से उस दिन मैं ही बैठा हुआ था, मैं राष्ट्रीय सहारा में था, मालूम पड़ा कोई नई बच्ची आई थी, उससे गलती हो गई थी ट्रांसलेशन में। इट वाज, आई थिंक इट वाज 90s। तो अब तो गली गली में ऐसे मिलेंगे आपको, ये पत्रकारिता ऐसी हो गई। बिल्कुल जी। अब सर जरा थोड़ा सा राजनीतिक पे उस पे आ जाए हम, आपसे बहुत दिनों बाद आज बात हो रही है। अब ये जो सब ये बयानबाजी, रामचरितमानस, ये सब तो चल ही रहा है, जातीय जनगणना। अब बताइए 2024 के लिए आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? अब मैं केवल उत्तराखंड से बाहर निकलिए सर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे बताइए सर। देखो साहब, मैं जो आम जनता है उनसे बात करता हूं। पहले जैसे मैं स्कूल ऑटो रिक्शे में बैठा, ऑटो वाले से बात मैंने की कि इस बार अखिलेश बुरी तरह हारेंगे। मैंने लिख दिया, बहुत गाली पड़ी फेसबुक पे, इस पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन अखिलेश की ऐसी तैसी हो गई। अभी मैं 30 तारीख को दिल्ली गया, इसी 30 तारीख को जी, मैं निर्माण विहार पे मेट्रो से उतरा और रिक्शे पे बैठा। 500 का नोट था, उससे कहा भाई चेंज है, उसने कहा आगे बैठ जाओ। भैया बैठ गए। अब उनसे पूछा रहने वाले कहाँ के, उन्होंने कहा मैं यहाँ का हूँ, ये बताया। अब उन्होंने शुरुआत कर दी। बताइए, अखिलेश का बोया हुआ है ये सब। ताड़ने का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ समझना। अरे स्त्री को समझोगे नहीं, नारी को समझोगे नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, घर में घुस नहीं पाओगे। यानी वो उसका जो ज्ञान था वो बताते बताते कहने लगा इस बार 400 सीट लाने जा रहे हैं मोदी जी। अब इनके समझ में नहीं आ रहा, ये यही उलझे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैंने जब ये बात सुनी, एक कॉमन मैन की, रिक्शा चला रहा है, लेकिन मुझको, मैं घर में जाके अपने साले साहब को बता रहा था, उनसे बता रहा था कि ज्ञान यहां से मिलता है। वो रोज सैकड़ों लोगों को सवारी बैठाता होगा, सैकड़ों तरह की बातें करता होगा, वो उसके पास आ रही है। इट मीन्स मैसेज क्या जा रहा है? जी जी, आप ये एक स्प्रिंग बोर्ड को जितना दबाओगे उतना कस के उछालेगा आपको। हाँ, वो जितना आप दबाओगे फिर उसके बाद झटका भी वो उतना ही मारेगा। आप वो काम कर रहे हो। अरे आप राजनीति के, अभी एक यात्रा हो रही थी राहुल गांधी की, आप एक ही शब्द
रट रहे थे, नफरत नफरत नफरत। अरे जो कहोगे वो आपके अंदर धंस जाएगी। ये अफर्मेशन होता है अध्यात्म में। अब प्रेम 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 कहो ना, प्रेम की बात क्यों नहीं करते? आप नफरत की बातें क्यों करते हो? तो नहीं, हालत वो तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, और फिर वो ये कहते हैं कि मैं गर्दन कटा लूंगा, आरएसएस के दफ्तर में नहीं जाऊंगा। और राहुल गांधी मर गया, कभी कभी ये भी कहते थे। उन्हें मरने जीने में बड़ी दिलचस्पी है साहब। अब क्या कहें, अब ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, हम क्या कहें, कुछ भी है हमारा। अच्छा, ये जो अभी आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाला जो मामला हुआ था, आपने पता नहीं देखी नहीं, मैंने उसका फर्स्ट पार्ट देखा है। बड़ा बहुत ही किसे कहते हैं कि एकदम भड़काऊ तरीके से उसको शुरू होता है। बहुत ही, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखे तो आदमी तो उसका दिमाग बदलने की क्षमता है उसमें। ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं। लोग इस पे आप क्या सोचते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री जनवरी 2024 में आई होती तो क्या हो जाता? जनवरी 2024 में अगर आई होती तो शायद वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। अभी इम्पैक्ट डालने का उन्होंने कोशिश किया है, और दो चीज एक साथ की है। उसी के साथ देखिए, टाइमिंग देखिए, हिडनबर्ग और इनकी रिपोर्ट एक साथ क्यों आई? मैंने इस पोस्ट लिखी थी इस पे। जी मैंने पढ़ा था। ये सेट एजेंडा है। ये सेट है। इंटरनेशनल फोर्सेस भी नहीं चाह रहे कि भारत राजनीतिक उदय, कूटनीतिक, जिस तरह से हम पूरी दुनिया में छाते जा रहे हैं, तो चीन भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, ब्रिटिश भी परेशान है। तो ब्रिटिश मानस के जो लोग हैं, जो उस मानस से, और इत्तेफाक ये है कि ये जो ब्रिटिश ने ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की नींव डाली थी। क्यों डाली थी? कि भारत को मानसिक तौर से गुलाम बनाया रहा जा सके। भारत मानसिक गुलामी से जैसे जैसे बाहर आ रहा है, उनको लग रहा है अरे हमारा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नहीं तो यही लोग थे जो चिल्लाते थे मोदी को वीजा मत दो, मोदी को वीजा मत दो, मोदी को वीजा मत दो। और मोदी बाउंस बैक करके आया, अमेरिका बुलाता है, और आज फिर वही काम कर रहे हैं, उल्टा रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जनता को यह फील होने लगा है कि जो हमारे हित की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, उसको ये हटाना चाहते हैं। ये 80% 90% के लोगों में मन में समा चुका है कि मोदी इज वर्किंग फॉर अस। उसको कैसे मिटाओगे आप? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा दिखा के क्या करोगे? बंटवारा कर दोगे, मुस्लिम्स को और दूर करने की कोशिश करोगे। उसके अलावा मुस्लिम्स में भी जो पसमानदा का एक पासा फेंका है, और ये आज नहीं, ये पसमानदा पे आज से काम नहीं हो रहा। ये गुजरात में बहुत पहले कर चुके हैं। संघ शुरू से काम कर रहा है। ये संघ शुरू से ये कहता है कि आप हमारे अंश हो, आपको जबरन धर्मांतरण कराया गया है, आप मूलतः भारतीय हो। 5-7% ऐसे लोग हैं जिनको अशराफ कहते हैं, जो विदेशी मूल के हैं, विदेशों से आए, वो आप पे राज कर रहे हैं, वो आपको डिवाइड कर रहे हैं। अब पसमानदा बिरादरी से अगर कोई बाहर आके अपनी सच्ची बात कह रहा है, तो उसको आप बीजेपी का, संघ का एजेंट कह दोगे। संकट ये है कि उनके पास कुछ नया करने को है नहीं, बौद्धिक खत्म हो गया। सबसे पहले लड़ाई बौद्धिक स्तर पे होती है, और ये भाई बीजेपी के पीछे नो डाउट संघ है, उनके पास बहुत गहरा बौद्धिक है, और वहां पे जो बौद्धिक है वो लेफ्ट वाला है, और लेफ्ट का बौद्धिक एक जगह जाके कुंद पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। वो क्या बन जाता है? परजीवी, पैरासाइट, जिस पे लगता है उसी को चूस जाता है। कैसे? मैंने इस पे बहुत अध्ययन किया है। एक जमाने में एक लड़का निकला, युवक निकला अपने घर से, उसने लेफ्ट की आइडियोलॉजी ली, एक फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री का नेता हो गया। अब वो मजदूरों के लिए आंदोलन खड़ा करने लगा, यूनियन बना दी, यूनियन बनी, यूनियन ने हड़ताल की, फैक्ट्री बंद हो गई। वो लड़का बड़ा नेता बन गया,
उसके मकान बन गए, वो MP बन गया, MLA बन गया, फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूर कहां गए पता नहीं। शोषक कौन है? इस देश को कौन बर्बाद कर रहा है? आप तमाम मिल्स देख लीजिए, तमाम वो देख लीजिए, फैक्ट्रीज क्यों बंद हुई? वो लोग कहां गए? क्या कभी आपने, जो भी आप कहते हो हम समाजवादी हैं, हम समाज की बात करते हैं, कभी उनका पता किया स्वदेशी कॉटन मिल के लोग कहां गए? क्यों नहीं पता? कारण है कि आप जिस पे बैठोगे उसको चूस जाओगे। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है सर। आप बताइए ना कि उधर वहां वो लेफ्ट वालों के साथ केरल में लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में समझौता कर रहे हैं, अभी त्रिपुरा में फिर इन्होंने यही कर लिया है, सब कहानी। देखिए कांग्रेस का साथ दिक्कत क्या है? डायनेस्टी, क्या राम की डायनेस्टी चली क्या? क्या कृष्ण की डायनेस्टी चली क्या? क्या बाबर की डायनेस्टी चली क्या? क्या अकबर की डायनेस्टी चली क्या? आप बताइए, संघ में किसी की डायनेस्टी चलती हो तो बदल जाते हैं। मोदी ने कोई डायनेस्टी बनाई क्या? योगी ने कोई डायनेस्टी बनाने का काम किया है क्या, या कर रहे हैं क्या ना? अच्छा, ये जो आपने कहा था कि मोदी पे विश्वास कर रहे हैं लोग, मुझे उसकी एक मेन वजह ये भी है, सबको ये लगता है कि यार इसका परिवार अपना कुछ है नहीं, हमारे आपके लिए ही कर रहा है जो भी कर रहा है, ये भी एक मैसेज जाता है। नहीं, साथ साथ जो भाई आज तक किसी सरकार ने गरीबों के लिए वाकई में किया? बहुत सी आपदाएं आई, क्या किया आपने? आज राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, लोगों के घर बन रहे हैं, वाकई में घर बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या किया क्या कभी आपने? तमाम इंदिरा आवास और कौन कौन से आवास बनाए, किसको बांट दिया पता नहीं, उनमें कौन काबिज हो गया पता नहीं। आज थ्रू प्रॉपर चैनल सबको मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है ना, उनके आधार के आधार पर। अभी तो बीच में बिचौलिए खा जाते थे, अभी ऐसा नहीं कि बिचौलिए एकदम खत्म हो गए, अभी भी है व्यवस्था में, क्योंकि वो 70 साल से बने हुए हैं। तो धीरे धीरे सफाई होगी। तो आपकी बात तो, आपका जो ग्राउंड लेवल का फीडबैक है वो तो 400 सीटें प्रोजेक्ट है मोदी के लिए। मैंने जो सुना वो कहा, मेरा कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसमें, मैंने जो सुना वो कह दिया। कोई कल कहेगा, कोई मुझसे कल कहेगा कि मोदी हार जाएंगे, तो मैं भी कह दूंगा कि हर जी आप लाइन पे आएंगे, मैं कहूंगा वो आदमी ऐसा कह रहा था, उसके पीछे तर्क ये थे। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, मैं उस रिक्शा चालक के तर्क को बता रहा हूं, जो दिल्ली की सड़कों पे रोज हजारों लोगों को ले जाता है। सही बात। और उसके पास खाली दिल्ली के लोग नहीं आते, मेरे जैसा उत्तराखंड से आता है, तो यूपी से भी आता है, तो बिहार से भी आता है, तो कोई चेन्नई का भी आगे बैठ जाता है, टूटी फूटी भाषा में बात करते हैं। तो वो मथ के, जैसे मटते हैं ना, मक्खन निकालते हैं दही को मथ के, वो मथ के मुझको मक्खन दे रहा है, मैं उसको ग्राइंड कर लेता हूं, कहीं ना कहीं बैठा लेता हूं, और वो ही बक देता हूं, इत्तेफाक से वो सत्य हो जाता है। तो चलिए साहब, आज तो काफी लंबी चर्चा हो गई और आधा घंटा हो गया हमें चर्चा करते हुए। बात हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हम मोहन भागवत से, और हम 2024 तक पहुंचे। और सर आपसे निवेदन है कि हमारे लिए समय निकालते रहिए, और आप जैसे लोगों की, हमारे जैसे चैनलों पे और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बुलाना चाहेंगे, मैं उनसे भी आपका जरूर परिचय कराऊंगा। तो सर आप हमारे लिए समय निकालते रहिए। तो मैं एक बात और कहूंगा जी, विद्वान जन, तर्कशास्त्री पढ़ें, जाने कि पंडित में और ब्राह्मण में फर्क क्या होता है, उसके बाद आए बहस करें, मैं तैयार हूं। नमस्कार सर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।